अपने अपने इष्टदेव का ध्यान करें, माता गायत्री के मंत्रों का एक बार उच्चारण अवश्य कर ले, साथ ही अपने प्रेरणा के स्रोत एवं अपने गुरुजनों को भी अंतर्मन से अभिवादन कर ले। हम लोगों के द्वारा प्रतिदिन सुबह में फल दीपिका पुस्तक को आधार मानकर हम लोग अध्ययन करते हैं। साथ ही आवश्यकता अनुसार पढ़े हुए विषय वस्तुओं को किसी कुंडली पर हम लोग अभ्यास भी करते हैं। कल की कक्षा में फल दीपिका पुस्तक की में काफी योगों के बारे में, जो भावेशों के स्थान परिवर्तन से जो योग बनते हैं उसके बारे में चर्चा हुई थी कि अच्छे योग बुरे योग किस प्रकार से बनते हैं। तो यह कई प्रकार के योग बनते हैं भावेशों के स्थान परिवर्तन से, जैसा कि आप लोग यहाँ पर अभी देख रहे हैं कि राजयोग, अरिष्ट योग, दैन योग, खल योग, महायोग एवं धन योग है। यह कितने प्रकार के योग हो गए? 1 2 3 4 5 6, यह 6 प्रकार के योग बनते हैं भावेशों के स्थान परिवर्तन से। इसमें इन योगों में अरिष्ट योग, दैन योग एवं खल योग यह अच्छे योग नहीं माने जाते। राजयोग, महायोग एवं धन योग यह अच्छे योग माने जाते हैं। यानी कि 3 सुखद योग हो गए, 3 दुखद योग। आज की कक्षा में हम सभी इन्हीं चीजों की पुनरावृत्ति करेंगे जो कल की कक्षा में हम लोगों ने जो पढ़ा था। और क्या यह योग इस कुंडली पे लग रहे हैं, इसको भी हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। यदि कोई कक्षा में नया है और प्रतिदिन की कक्षा में शामिल होना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर व्हाट्सएप पर कक्षा में कंटिन्यू हो सकते हैं, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने अपने व्हाट्सएप समूह का लिंक दे दिया, वहां से भी आप शामिल हो सकते हैं। तो सबसे पहले राजयोग पर हम लोग चर्चा करते हैं। आप सभी यदि वीडियो देख रहे हैं या कक्षा में शामिल हैं तो इन बातों को अपनी कुंडली पर भी लगाते चलेंगे, देखेंगे कि यह कितना प्रभावी आपके कुंडली पर हो रहा है या नहीं। तो राजयोग किसे कहते हैं? तो जब भी त्रिकोण भाव के स्वामी का आपस में संबंध बने, यह कितने प्रकार के होते हैं? तो 4 प्रकार के होते हैं। यानी कि केंद्र भाव एवं त्रिकोण भाव के आपस में जब संबंध होते हैं तो यह राजयोग बनता है। कौन कौन से? तो जब लग्नेश को केंद्र एवं त्रिकोण दोनों की संज्ञा दी गई है, लग्न भाव केंद्र एवं त्रिकोण दोनों में ही आता है। तो जब लग्नेश का संबंध अगर हम इसे केंद्र मानते हैं तो लग्नेश का संबंध यदि 5वें एवं 9वें से हो जाए तो इस प्रकार के योग बनते हैं। यदि लग्नेश को अगर हम लोग त्रिकोण मानते हैं तो चौथा भाव, 7वां भाव एवं 10वां भाव का आपस में संबंध, यानी कि राशि परिवर्तन हो जाए, भाव परिवर्तन हो जाए। अब यहीं पे देखा जाए, लग्न भाव में 10 नंबर की राशि है, 10 नंबर राशि के स्वामी शनिदेव हैं और यह पंचम भाव है। अगर इसको केंद्र मान लेते हैं तो यह पंचम भाव जो त्रिकोण है, तो इस भाव का स्वामी जो 2 नंबर की राशि है, 2 नंबर राशि के स्वामी शुक्रदेव होते हैं। यदि शुक्रदेव यहाँ पर होते और शनिदेव यहाँ पर होता, शनिदेव यहाँ पर होते तो यह राजयोग बन जाता। इसी प्रकार से अगर इसे केंद्र मानते हैं तो यह त्रिकोण भाव हो गया, या यहीं पे शनिदेव होते और यहाँ पर बुधदेव होते। तो अगर इसको हम त्रिकोण मानते हैं तो यहाँ पे शनिदेव होते और यहाँ पर मंगल देव होते। तो अब यहाँ पर अगर शनिदेव हो जाते तो क्या हो जाता? स्थान परिवर्तन तो हुआ, परंतु यहाँ पर शनिदेव
मेष राशि में उच्च के होते हैं कि नीच के होते हैं? तो यहाँ पर देखा जाए नीच राशि के सामने यहाँ पर एक लिखा गया है, शनिदेव 1 नंबर की राशि में मेष राशि में नीच के माने जाते हैं। अगर स्थान परिवर्तन भी हो रहा हो और ग्रह की स्थिति अच्छी ना हो, नीच के हो जाए, तो क्या वह उतना लाभ दे पाएगा? नहीं गुरुजी। नहीं देगा। हालांकि नुकसान भी नहीं करेगा। अगर राशि परिवर्तन हो रहा है तो नुकसान भी नहीं देगा, परंतु यहाँ पर मंगल की चौथी दृष्टि भी पड़ रही है, तो नीच भंग भी हो गया। और किसके द्वारा हुआ? उच्च के ग्रह के द्वारा नीच भंग हुआ, यानी कि मजबूत ग्रह के द्वारा हुआ। यह उत्तम हो गया। यह बहुत अच्छे प्रकार संपन्नता वाले योग हो गए, राजयोग हो गए, धन योग दोनों ही हो गए। अब यदि नीच भंग हो गया तो हुआ कि नहीं हुआ? हुआ गुरुजी। नीच भंग हो गया। तो हम सबों को केवल एक ही सूत्रों को नहीं समझना। कभी कभी ऐसे होते हैं कि किसी नियम से वह सूत्र खराब हो रहे होते हैं और किसी अन्य नियम से वह सूत्र और ज्यादा प्रभावी भी हो जाते हैं। ठीक इसी प्रकार अगर चौथे भाव के स्वामी का स्थान परिवर्तन 5वें या 9वें से हो जाए, 7वें भाव के स्थान परिवर्तन 5वें या 9वें से हो जाए, या 10म भाव के स्वामी का स्थान परिवर्तन 5वें या 9वें से हो जाए, तो यह क्या होता है? इसे राजयोग कहते हैं। क्या कहते हैं? राजयोग कहते हैं। राजयोग अलग प्रकार है। राजयोग एवं धन योग में अंतर है। राजयोग का मतलब यह हुआ कि वह व्यक्ति की संपन्नता जीवन भर होने वाली है। वह संपन्नता पिता के द्वारा भी हो सकता है, खानदानी संपन्नता भी हो सकता है। तो यह हुए राजयोग। यह राजयोग क्या देता है? यह नौकरी के लिए राजयोग बहुत अच्छे रूप से राजयोग जो होता है यह हमें पद और प्रतिष्ठा भी देता है। यह सरकारी नौकरी के लिए राजयोग बड़े महत्वपूर्ण माने जाते हैं। सरकारी नौकरी के लिए राजयोग बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। यदि कुंडली में 1-2 सरकारी नौकरी के योग हो, साथ में अगर इस प्रकार के भी संबंध बनते हो, तो नौकरी होना लगभग उत्तम ही माना जाता है कि नौकरी मिलने की संभावना। गुरु जी, त्रिकोण लग्न से स्थान परिवर्तन होने का राजयोग बन एक बार। हाँ ठीक है, पुनः हम बोल देते हैं। लग्न को त्रिकोण एवं केंद्र दोनों ही कहते हैं। लग्न को त्रिकोण एवं केंद्र दोनों ही कहते हैं। यदि लग्नेश का संबंध स्थान परिवर्तन पंचमेश या नवमेश से हो जाए, यह भी राजयोग कहा जाता है। या लग्नेश का चौथे, 7वें, 10म भाव के स्वामी से भी स्थान परिवर्तन होता है, तो भी राजयोग कहा जाता है। क्योंकि लग्नेश, लग्न जो है यह केंद्र एवं त्रिकोण दोनों में ही आता है ना। जी। अब इसके बाद में दूसरा जो है धन योग, क्योंकि जब बात अच्छे की चल रही है तो पहले अच्छे वाले योगों की चर्चा कर लिया जाए। यह धन योग जो होता है वह किसी भी प्रकार से धन दे सकता है। यह योग संपत्ति समृद्धि देता है, धन संचय में सहयोग करता है, धनार्जन का भाव होता है। तो लग्नेश का संबंध, यदि लग्नेश का संबंध दूसरे भाव से हो जाए, यानी कि लग्नेश एवं द्वितीयेश का स्थान परिवर्तन हो जाए, लग्नेश का पंचमेश के साथ में स्थान परिवर्तन हो जाए, लग्नेश का नवमेश के साथ में स्थान परिवर्तन हो जाए, या लग्नेश का 11वें भाव के स्वामी के साथ में स्थान परिवर्तन हो जाए, तो यह धन योग बनाता है। दूसरे भाव का स्वामी भी, यदि दूसरे भाव का स्वामी पंचम भाव से, नवम भाव से या 11वें भाव से स्थान परिवर्तन करते हैं तो धन योग बनता है।
यदि पांचवें भाव का स्वामी यदि 9वें या 11वें से संबंध बनाता है तो भी धन योग का निर्माण होता है। यदि 9वें भाव का स्वामी 11वें भाव से संबंध बनाता है तो यानी कि राशि स्थान परिवर्तन करता है तो भी धन योग का निर्माण होता है। यह धन योग क्या देता है? यह हमें संपत्ति और समृद्धि देते हैं। अब इसके बाद में हम लोग चलते हैं, एक महान संभावनाओं का योग होता है कि महान संभावनाओं का मतलब यह हो गया कि जीवन में किसी भी क्षेत्र में उन्नति दे देता है। गुरु जी यहाँ तो जीवन दूसरा भाव और लग्न तो एक ही लग्नेश और द्वितीय से एक ही हो जाएगा। हाँ, यहाँ लगने से एवं द्वितीय से एक ही हो गया तो यहाँ पर यह योग नहीं लगेगा। अब मान लीजिए कि लग्नेश और द्वितीय से एक हो गया तो यह कॉमन हो गया, लेकिन द्वितीय एवं पंचमेश का तो राशि परिवर्तन हो सकता है। अब यहीं पे शुक्रदेव यहाँ पर हो जाए एवं शनिदेव यहाँ पर हो जाए तो यह द्वितीय एवं पंचमेश का राशि परिवर्तन हो गया। अगर शुक्रदेव यहाँ पर हो गए तो लग्नेश एवं पंचमेश का राशि परिवर्तन। अब इसके बाद में हम लोगों ने राजयोग पर चर्चा कर लिया, धन योग पर चर्चा कर लिया। एक होता है महायोग। महायोग भी इन्हीं योगों का प्रतिफल है। महायोग का मतलब यह हुआ कि किस जीवन में किसी भी क्षेत्र में उन्नति की शिखर तक चले जाना। वह कौन कौन से योग हैं इस पर भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। आप लोग फलदीपिका पुस्तक पढ़िएगा, संभवतः वर्गीकरण वहां पे नहीं है लेकिन अच्छे योग के बारे में ही बतलाया गया है कि हाँ अच्छा बात है। जरा सा बोर्ड को साफ कर लेने दीजिए। तो अब हम लोग चलते हैं महायोग पर चर्चा करते हैं। महायोग क्या है? तो यह किसी भी क्षेत्र में आपको उत्तम फल देने का योग्य होता है। वह क्या? तो यदि लग्नेश का संबंध दूसरे भाव, चौथे भाव, पंचम भाव, सातवां भाव, नवम भाव, दसम भाव या 11वें से हो जाए तो यह महान संभावनाओं का योग है। या इन्हीं में से किसी भी भाव के स्वामी का किसी भी भाव से स्थान परिवर्तन हो जाए तो। अब इसके कई प्रतिरूप हो सकते हैं। एक प्रतिरूप तो हमने यहां पर कर लिया। दूसरा, दूसरे भाव के स्वामी का संबंध स्थान परिवर्तन चौथे से हो जाए, पांचवें से हो जाए, सातवें से हो जाए, 9वें से हो जाए, 10वें से हो जाए या 11वें से हो जाए तो। तीसरे, चौथे भाव के स्थान परिवर्तन 5वें से हो जाए, 7वें से हो जाए, 9वें से हो जाए, 10वें से हो जाए या 11वें से हो जाए तो। इससे अलग भी यदि 5वें भाव के स्वामी का राशि परिवर्तन, स्थान परिवर्तन 7वें से हो जाए, 9वें से हो जाए, 10वें से हो जाए, 11वें से हो जाए। 7वें भाव के स्वामी का स्थान परिवर्तन 9वें, 10वें या 11वें से हो जाए। 9वें का स्थान परिवर्तन 10वें या 11वें से हो जाए, या दसम भाव के स्वामी का स्थान परिवर्तन 11वें से हो जाए तो यह महान संभावनाओं वाला योग है। यानी कि इसी राजयोग, महायोग एवं धन योग यह बड़े ही उत्तम माने गए। अब किसी पुस्तक में, नए जमाने की पुस्तक में कोई योग, किसी योग को आधार मानकर लिख दिया गया हो या कोई गुरुजन किसी भी प्रकार से बोल रहे हो, लेकिन ये सभी कुल मिला जुला करके ओवरऑल एक ही है। यहां तक बातें स्पष्ट हो गई? जी गुरु जी। अब इसके बाद में हम लोग चलते हैं खल योग, जो कल की कक्षा में हम लोगों ने पढ़ा था उसकी पुनरावृत्ति हम लोग कर लेते हैं।
कल शनिवार का दिन है, आप लोग समूह में लिखेंगे कि कल की कक्षा कम से कम सप्ताह में जब प्रतिदिन हम लोगों की कक्षा होती है तो कोई एक कक्षा ऐसा भी हो जो सदस्यों के सुझाव के आधार पर किए जाए। तो आप लोग समूह में लिखेंगे तो उस विषय वस्तु पर आधारित कल शनिवार के दिन कक्षा आयोजित की जाएगी। अब इसके बाद में खल योग। खल योग क्या है? यह दुष्टता जनक योग है। और दुष्टता कहाँ से आती है? जहां पे हमारा जिद, पराक्रम, उत्साह, बल का जहां पे बुद्धि कम बल का ज्यादा इस्तेमाल हो जाए वहीं पे दुष्टता हो जाता है। तो बल कहाँ पे है? कुंडली के किस भाव में है? तो कुंडली के तीसरे भाव में बल का यह परिचायक है, यह बल भाव है। तो यदि तीसरे भाव के स्वामी का स्थान परिवर्तन लग्न से हो जाए, लग्न यानी कि व्यक्ति, तो व्यक्ति में ही थोड़ी सी हो जाएगी। दूसरा भाव वाणी के साथ में हो जाए, चौथा भाव मन के साथ में हो जाए, पांचवा भाव बुद्धि के साथ में बुद्धिमता से उग्रता हो जाए, सातवां भाव यह भी उग्रता का ही परिचायक है, नवम भाव, दसम भाव या 11वें भाव। अगर तीसरे भाव के स्वामी का स्थान परिवर्तन लग्न, द्वितीय, चौथा, पांचवा, सातवां, नौवां, 10वां या 11वें भाव के स्वामी से हो जाए तो यह खल योग कहे जाते हैं। इसे दुष्टता जनक योग भी कहे जाते हैं। यह योग अच्छे नहीं माने जाते। अब हम लोग अरिष्ट योग या दैन योग। अरिष्ट योग का मतलब यह हुआ कि यह स्वास्थ्य हानि की तरफ लेकर जाता है। दैन योग का मतलब यह है कि हमें गरीबी, कंगाली, दरिद्रता की तरफ लेकर जाता है। ये दोनों ही योग कुंडली के 6ठे, 8वें, 12वें भाव के स्वामी से बनते हैं। अगर कुंडली के 6ठे, 8वें, 12वें भाव के स्वामी का संबंध बनता है तो ऐसी बात होती है। अब इसमें अरिष्ट योग एवं दरिद्रता का जो दैन योग है, यह दोनों को समझना बहुत ही आसान है। जब गुरुजी, हाँ जी, तीसरे का संबंध 1, 2, 4, 5, 7, 9, 9 तो त्रिकोण का भी स्वामी हो गया। हाँ, तो तीसरे एवं 9वें तो वह क्या होगा? तो उग्रता कहाँ आ जाएगी? पूजा पाठ में अपने गुरुजनों से जो वार्तालाप करेगा, चाहे गुरुजनों के व्यवहार में थोड़ा सा उग्रता देखने को मिलेगी। फिर गुरुजनों का अंतरात्मा का आशीर्वाद नहीं मिलेगा, तो जब अंतरात्मा का आशीर्वाद ही नहीं मिलेगा तो फिर क्या होगा? गुरुजी, अगर जो तीसरे का लग्न का लग्नेश जो तीसरे भाव में बैठ जाए और तृतीय लग्न पर दृष्टि डाले तभी हो सकता है क्या? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। प्रभाव वह उतना नहीं होगा, लेकिन प्रभाव तो आ ही गया ना, तब भी दुष्ट वाली बात आ जाएगी। ऐसा देखने को मिल सकता है और यह प्रभावी चीज है। स्थान परिवर्तन क्या दर्शाता है? स्थान परिवर्तन दर्शाता है कि एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। तो अब यहाँ लग्नेश, अगर यहीं पे लग्नेश जो है, अगर यहाँ पे शनि बैठ जाए, यहाँ पर तीसरे भाव का स्वामी अगर गुरुदेव यहीं पे हो गए तो फिर यह लग्न पर दृष्टि डालेंगे। तो लग्न को तीसरा भाव प्रभावित कर दिया ना जी। जी जी। क्या आपने किसी ऐसे व्यक्ति की कुंडली देखा है जिसमें लग्नेश तीसरे भाव में हो और तीसरे भाव के स्वामी लग्न को देख रहे हो? तो उनके विचारों में थोड़ी उग्रता, हाँ, विचारों में थोड़ी उग्रता देखने को मिलती होगी, अवश्य मिलती होगी। मेरी कुंडली में है गुरुजी। आप ही के कुंडली में? इसीलिए पूछ रहे थे। ना तो विचारों में उग्रता देखने को मिलेगा, लेकिन आपके कुंडली में और भी अब तीसरे भाव के स्वामी कौन बनते हैं? तीसरे भाव के स्वामी शनि। अच्छा, माने धनु लग्न का कुंडली है। हाँ, तो धनु और लग्न देवगुरु तो बृहस्पति। हाँ, तो यह विशेष स्थिति बन गई। तो विशेष स्थिति बन गई तो फिर वहां पर यह देखा जाएगा कि शनि देव जो तीसरे भाव के स्वामी हैं, वह नवमांश में कहाँ है, किस ग्रह से दृष्ट है, कहीं इनकी जो मन में जो पापत्व गुण है वह कुछ
परिहार तो नहीं हो रहा है, कुछ अच्छा तो नहीं हो रहा है। हालांकि आपकी कुंडली को मैंने कई बार कक्षा में देखा है और कई बार हमने कहा है कि ऐसी स्थितियां हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। आप मन के बड़े शांत है, वाणी बड़ी मीठी है, ऐसा हमने आपके कुंडली पर देखकर बोला था। याद जी आ रहा है ये सब बातें? जी 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 जी। नहीं, ये हाँ, तो किसी भी लग रहा था, हमको सोचा कि पूछ लो। ना ना, ठीक है जी। लेकिन कुछ विशेष नियम होते हैं। यह सभी जितने सूत्र हम लोग पढ़ रहे हैं, यह सब कुंडली के लिए सामान्य नियम हैं। और सामान्य नियम वहां पर समाप्त हो जाते हैं। जब कोई विशेष नियम लागू हो जाते हैं तो सामान्य नियम समाप्त हो जाते हैं। जी जी। हाँ जी। अब इसके बाद में अरिष्ट योग। अरिष्ट योग कुंडली के छठे भाव का संबंध से होता है। जब छठे भाव के स्वामी का संबंध, या सबसे पहले लग्न, अरिष्ट स्वास्थ्य हानि किसका होता है? लग्न का होता है। तो यदि लग्नेश का संबंध छठे भाव के स्वामी से हो जाए, यानी कि लग्नेश कहाँ बढ़ जाए, यहीं पे शनिदेव है तो शनिदेव यहाँ पर बैठ जाए, और यहाँ पर 3 नंबर की राशि है, बुधदेव यहाँ पर बैठ जाए, यानी कि खष्टेश का छठे भाव में, खष्टेश का लग्न में होना और लग्नेश का छठे भाव में होना, यह अरिष्टता सूचक हो जाता है। या लग्नेश का संबंध 8वें भाव से हो जाए, यानी कि लग्नेश 8वें भाव में हो जाए और अष्टमेश लग्न में हो जाए, या लग्नेश 12वें भाव में हो जाए और 12वें भाव का स्वामी लग्न में हो जाए, यह अरिष्ट देता है। या खष्टेश का भी स्थान परिवर्तन, छठे भाव के स्वामी का स्थान परिवर्तन 8वें या 12वें से हो जाए, अष्टमेश का राशि परिवर्तन 12वें से हो जाए, या 8वें का, हाँ, इन्हीं भाव में यह बीमारी का बढ़ावा देते हैं। क्या करते हैं? बीमारी को बढ़ावा देते हैं, जो अस्वस्थ देते हैं, पीड़ादायक योग होता है। गुरुजी, हाँ इस जी। पे किसी पाप ग्रह का दृष्टि पड़े तो और थोड़ा ज्यादा, लेकिन अगर वह तभी स्वास्थ्य हानि कब होगा? जब उन ग्रहों की दशाएं होंगी, या और भी कई चित्र सूत्र बनते हैं, वह भी लागू होगा, तो समयों का निर्धारण होगा। लेकिन वह जीवन में जब उनकी दशाएं आएंगी तो अच्छा या बुरा, कम या ज्यादा स्वास्थ्य हानि जरूर देते हैं। दरिद्रता के योग। तो दरिद्रता के योग का एक ही पहचान है कि जब कुंडली के शुभ भाव जिन भावों के स्थान परिवर्तन से अच्छे योग का निर्माण होता है, जिन भावों के स्वामियों का स्थान परिवर्तन से अच्छे योग का निर्माण होता है, उन्हीं भावों के स्वामियों के साथ कुंडली के छठे, 8वें, 12वें के स्वामी के साथ स्थान परिवर्तन हो जाए तो अच्छे योग किस किस भाव के स्वामी के स्थान परिवर्तन से बनते हैं? लग्न, दूसरा, चौथा, 5वां, 7वां, 9वां, 10वां, 11वां, यही ना? जी गुरुजी। तो इन भावों के स्वामियों के साथ इनमें से कोई भी एक और कुंडली के छठे, 8वें एवं 12वें भाव के स्वामी के साथ यदि स्थान परिवर्तन होता है तो यह दरिद्रता के सूचक हैं। यह किस चीज के सूचक हैं? दरिद्रा के। दरिद्रता के सूचक हैं। यह सामान्य नियम है, परंतु इसमें एक विशिष्ट नियम गुरु भी जी है। प्लीज रिपीट, ये लाइन रिपीट कर दीजिए जो आपने अभी बोली। हमने अभी कहा है कि जिन भावों के स्वामियों के साथ स्थान परिवर्तन होने पर सुखद योग का निर्माण होता है, यानी कि राजयोग, महायोग या धन योग का निर्माण होता है, इन्हीं भावों के स्वामियों के स्थान परिवर्तन के साथ में होता है। एवं अरिष्ट योग छठे, 8वें, 12वें भावों के स्वामियों के स्थान परिवर्तन से होता है। अब यहाँ पर
जो राजयोग बनने वाले जितने भावों में से किसी भी एक भाव और कुंडली के छठे, आठवें, 12वें भाव के स्वामी के साथ, मतलब इनमें से किसी एक भाव का स्थान परिवर्तन हो जाए तो यह दरिद्रता के सूचक है। अब यहीं पे 8वें भाव का स्वामी का स्थान परिवर्तन पंचम भाव से हो जाए, यहीं पे शुक्रदेव बैठ जाए और सूर्यदेव यहाँ पर बैठ जाए, तो यह दरिद्रता के योग हो गए। क्या हो गए? दरिद्रता के योग हो गए। गुरु जी, परंतु हाँ जी, लग्नेश और खष्टेश जब एक ही हो तो हाँ, तो लग्नेश एवं खष्टेश का अगर संबंध बनता है तो यह अस्वस्थता पीड़ादायक योग हो गया, यानी कि संबंध बीमारी। में कहने का मतलब है कि लग्नेश और खष्टेश एक ही हो। जैसे वृश्चिक लग्न में तो मंगल तो लग्नेश तब में फिर यही, हाँ तो हाँ, तब फिर यह योग नहीं प्रभावी हुआ। अगर किसी कोई दो भावों के स्वामी अगर एक ही हो जाएंगे तो फिर स्थान परिवर्तन तो हुआ ही नहीं ना। तो जब स्थान परिवर्तन नहीं होगा तो फिर योग कैसे लागू होगा? लग्नेश और नवमेश से स्थान परिवर्तन हो और लग्नेश और खष्टेश एक ही हो, तब क्या ये बात तो तो फिर सही। उसकी तब मूल त्रिकोण राशि देख लीजिए ना फिर इसका। अब आप बतलाए लग्न, पहले बतलाए किस लग्न की कुंडली है? वृश्चिक लग्न के मान लीजिए कुंडली हो गई। माह नहीं है गुरु जी। 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। हाँ, अब बोलिए कहाँ कहाँ से क्या बैठा है, सो बोलिए। लग्नेश तो मंगल हो गया, तो जो नीच के बैठ गए मंगल नवम भाव में, कहाँ? नवम भाव में मंगल हो गए और चंद्रमा लग्न में बैठ गए तो दोनों ही राहु नीच के हो गए ना। के साथ। जी हाँ दोनों ही नीच के हो गए, जी। तब तो यह अच्छी बात स्थिति नहीं है। हम्म। मंगल यहाँ पर, हाँ यहाँ पर लगने से है मंगल, लेकिन खष्टेश का फल ज्यादा देंगे। हाँ, तो लेकिन यह मूल तो यही लेकिन यह, हाँ नहीं नहीं, लेकिन यहाँ पे चंद्रमा तो छठे भाव में नहीं है ना। तो ये छठ खष्टेश एवं यह जो है चंद्रमा लग्न में है, तो यह खष्टेश एवं नवमेश का राशि परिवर्तन नहीं हुआ, यह लग्नेश एवं नवमेश का राशि परिवर्तन हुआ। जी जी जी। तो यहाँ लग्नेश, यही हाँ हाँ, लेकिन ये अब कह यह रहे थे कि आपको दोनों, अच्छा संयोग बन गया। हाँ संयोग तो जी, अच्छा बन गया। राशि परिवर्तन से तो त्रिकोण का स्वामी और लग्न का स्वामी राशि परिवर्तन करें तो संयोग तो अच्छा हो गया। संयोग लेकिन अच्छा हो गया, लेकिन इसमें जो है यह नीच के भी फल नहीं देंगे ग्रह। जी नीच के भी फल नहीं देंगे। नीच के जैसा जब मंगल भी नीच हो गया, चंद्रमा भी नीच हो गया, तो यह नीच दोष कुछ समाप्त होते हैं, कम हो जा रहा है, लेकिन फल पूरे तो नहीं मिलेंगे ना। नीच दोष तो है ही। जी। परिहार हो जाना अलग बात है, परिहार इसमें होने से दो, लग्न में राहु भी हो गुरु जी, तो और गड़बड़ हो जाएगा। और गड़बड़ हो जाएगा। जी जी जी, समझ गए गुरु जी। यहाँ पर एक बात मैं ये कह देना चाहता हूं, यदि मंगल यहाँ भर नीच के हैं और चंद्रमा भी नीच के हैं, दोनों ही नीच के हो गए, योग प्रभावी है, लाभ मिलेगा, लेकिन न के बराबर मिलेगा, कुछ ही मिलेगा। अब इसके क्या नीच भंग हो रहा है? तो केंद्र में बैठे हुए ग्रह अगर नीच के भी होते हैं तो नीच दोष कम लगता है। जी केंद्र में भी अगर कोई ग्रह है, केंद्र में अगर कोई नीच का होता है तो उसका नीच का फल उसे कम मिलता है। तो चंद्रमा का नीच दोष कुछ कम हो गया, लेकिन चंद्रमा यदि राहु के साथ में है तब तो ग्रहण योग हुआ, कई प्रकार से खराब हो गया, तो उतना फल यह नहीं मिला। लेकिन कुछ ना कुछ फल, जब योग बना तो फल तो मिलेगा, अब ग्रहों की स्थिति के आधार पर मिलेगा। जी अगर यही ग्रह बलवान होते, अच्छे होते, अगर नवमांश में या अगर नीच के ही दिख रहे हैं
तो सभी वर्ग कुंडली में तो खराब स्थिति में नहीं होंगे। जीवन के जिस वर्ग प्रश्न के आधार पर या जिस वर्ग कुंडली में स्थिति इनकी अच्छी होगी, जीवन के उस क्षेत्र में अच्छे फल काफी दे देंगे। जी। तो आशा करते हैं कि यह राजयोग, अरिष्ट योग, दैन योग, जिसे दरिद्रता योग कहा जाता है, खल योग, महायोग, धन योग के बारे में आप लोगों ने विस्तृत रूप से समझ लिया होगा, एवं पुस्तक को भी आप लोग पढ़ेंगे तो पाएंगे कि हाँ यहाँ तक तो ठीक ठाक है। तो अब हम लोग थोड़ा सा पुस्तक को भी देख लेते हैं कि पुस्तक क्या कह रहा है, कि पुस्तक में और सभी बातें। ये पुस्तक कहाँ है, फल दीपिका। आप सभी इसे अवश्य पढ़ेंगे। अब यहाँ पर विपरीत राजयोग के बारे में बतलाया जा रहा है। जो हमने वहां पर विपरीत राजयोग का मतलब क्या है, कई बार आप लोगों ने पढ़ा होगा। विपरीत राजयोग के बारे में हम इसी पुस्तक पर ही समझ लेने का हम लोग प्रयास करते हैं। विपरीत राजयोग का एक ही सूत्र है, बहुत आसान सा है, हम लोगों को समझ लेना चाहिए। कुंडली के छठे भाव का स्वामी छठे भाव में ही हो, या आठवें भाव में हो, या 12वें भाव, या आठवें भाव का स्वामी आठवें भाव में ही हो, या छठे भाव में हो, या 12वें भाव। 12वें भाव का स्वामी यदि 12वें भाव में ही हो, या 8वें भाव में हो, या छठे भाव में हो, तो यह विपरीत राजयोग बनता है। यह बहुत ही अच्छा फल देता है, परंतु एक नियम यह भी है कि इन भावों में तो बैठ जाए अच्छी बात है, परंतु वह केंद्र या त्रिकोण भाव के स्वामी के द्वारा युत या दृष्ट न हो, तो विपरीत राजयोग होता है। यदि ये केंद्र या त्रिकोण भाव के स्वामी के साथ युत या उनसे दृष्ट हो जाते हैं तो विपरीत राजयोग नहीं बनता, फलदायी नहीं होता। यह है विपरीत राजयोग। इसी के बारे में यहाँ पर बतलाया जा रहा है। कुछ उदाहरण दिए गए हैं, इसे हम लोगों को समझना चाहिए। यहाँ भी उदाहरण। तो कल की कक्षा में हम लोग आप सभी ये जो उदाहरण जो समझाए गए हैं, इस उदाहरण को पढ़ लेंगे। हम पुनः एक बार इस फलदीपिका पुस्तक को दोबारा समूह में हम रीसेंड कर दे रहे हैं, और एक बार दोबारा आप लोग पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। फिर कल शनिवार दिन है, आप लोग समूह में लिखेंगे कुछ प्रश्न कि किस विषय वस्तु पर कम से कम सप्ताह में एक दिन सदस्यों के सुझाव के आधार पर कक्षा होनी ही चाहिए। और आज की कक्षा हम यहीं पे समाप्त करते हैं।